नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BPMI ऑनलाइन क्लास में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के। आज आपका टॉपिक है द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, हमारे शरीर में इसकी क्या आवश्यकता है और इसमें किन किन अंगों का समावेश होता है। सिस्टम बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनते हैं। कोई भी सिस्टम हो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर के जुड़ करके तब कार्य करता है। तो ऐसे ही आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें किन किन अंगों का समावेश है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रमुख तौर पर आपका पहला जो है वो ब्लड, दूसरा और तीसरा आपका है वेन्स एंड आर्टरीज। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा इन सभी अंगों से मिलकर के तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहला है आपका ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरा है वेन्स एवं आर्टरीज, या इनको आप वाहिकाएं कह सकते हैं, रक्त वाहिकाएं इनको बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल ब्लड पर। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ब्लड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन प्रकार के ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर के कार्य करते हैं, जिसमें आपका ब्लड और हार्ट और उसके साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका समावेश होता है। आज हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड रक्त जो है, रक्त हमारे शरीर का बहुत ही जटिल ऊतक है, जिसमें ऊतक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी लगभग 3 प्रकार की कोशिकाओं का समावेश रहता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है। रक्त जो हमारे शरीर में बहुत सारे मानव रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जो हमारे शरीर में शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच करके और पोषण, ऑक्सीजन की सप्लाई, उसके साथ में बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन या जो भी एंजाइमिंग प्रोसीजर हमारे शरीर का होता है वो हमें सभी अंगों में उनको कैरी करने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ में ब्लड जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 6 से 7 या 8 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ये एक 70 वर्ष के या एक स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति की जिसका वेट लगभग 70 किलो है, तो उसके वजन का 9वां हिस्सा होता है पूरे शरीर में। ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में इसके साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को भी करता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ब्लड बनता किससे है, किन किन चीज़ों से मिलकर के ब्लड बना हुआ है, इसका संगठन क्या है, इसका पूरा हम संगठन जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड बनता कैसे है। तो ब्लड को अध्ययन के तौर पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है इसका एक चार्ट बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिकामय भाग, दूसरा होता है आपका तरल भाग। पहला इसका भाग होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है कोशिकामय भाग, दूसरा होता है तरल भाग। कोशिकामय भाग से मिलकर के इसके कुल 45% का निर्माण होता है और तरल भाग लगभग 55% पाया जाता है। संपूर्ण ब्लड में जो ठोस भाग होगा, इसको आप ठोस भाग भी कह सकते हैं, इसमें जो ठोस भाग होगा वो उसका जो रेशियो रहेगा वो लगभग 45% रहेगा और जो तरल भाग होगा उसका
जो रेशियो रहेगा वो आपका 55% रहेगा। अब बात करते हैं कोशिकामय भाग की। तो रक्त में विशेष तौर पर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है आपका आरबीसी सेल्स और दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी सेल्स और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये मिलकर के आपके रक्त का ठोस भाग का निर्माण करती है। रक्त जो होता है उसका ठोस भाग का निर्माण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के माध्यम से होता है। आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में या एक घन एमएल में आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो लगभग 40 से 60 लाख होती है और डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 4000 से लेकर के 11000 तक पाई जाती है एक क्यूबिक में। और प्लेटलेट जो होती हैं वो आपकी 2.5 लाख से लेकर के और 4 लाख तक पाई जाती है। इनका जो वैल्यूएशन है, इनकी जो संख्या होती है वो आरबीसी एक घन एमएम में 40 लाख से लेकर के 60 लाख, डब्ल्यूबीसी एक घन एमएम में 4000 से लेकर के 11000 तक और प्लेटलेट जो होती हैं वो आपकी 2.5 लाख से लेकर के और 4 लाख तक की वैल्यूएशन में पाई जाती है। आरबीसी जो होती हैं वो देखने में इनका जो आकार होता है माइक्रोस्कोप से जब इनको देखा जाता है तो इनको लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी जो होती हैं वो हमारे शरीर में जैसा कि पहले बता चुके हैं 40 से 60 लाख प्रति घन एमएल में पाई जाती हैं। इनका हमारे शरीर में होने का तात्पर्य यह है, इनका विशेष फंक्शन ये होता है कि ये हमारे रक्त के साथ मिलकर के ऑक्सीजन को फेफड़ों से कैरी करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अब आरबीसी में ऐसा क्या फंक्शन है या फिर ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण इनमें ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आरबीसी में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। आरबीसी में एक विशेष तत्व होता है जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन ही वह तत्व है जो आरबीसी की सतह पर स्थित होकर के ऑक्सीजन को आकर्षित करता है या ऑक्सीजन के प्रति आकर्षक होता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर के शरीर रक्त के साथ में बहुत सारे अंगों को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन सप्लाई का जो जिम्मेदार कह सकते हैं आप वो आरबीसी में स्थित हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन की वैल्यूएशन होती है आपकी 95% और जो हेमेटिन नामक पिगमेंट पाया जाता है उसकी वैल्यूएशन होती है 5%। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका हेमेटिन पिगमेंट और दूसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। हेमेटिन पिगमेंट की वैल्यूएशन इसमें होती है 5% और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है इसकी वैल्यूएशन होती है इसमें 95%। अब आरबीसी जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, रक्त का जो कोशिकामय भाग है, जो ठोस भाग है, उसमें आरबीसी की वैल्यूएशन होती है 40 लाख से लेकर के 60 लाख प्रति घन एमएल। आरबीसी का जो विशेष फंक्शन होता है
ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, वो हो पाता है हीमोग्लोबिन की मौजूदगी से। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हिमेटिन पिगमेंट और ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर के बनता है। हिमेटिन पिगमेंट जो होता है इसी को हम आयरन के नाम से जानते हैं। आयरन जो होता है, आयरन के साथ मिलकर के ये पिगमेंटेशन का कार्य करता है। अब एक विशेष बात, आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। आपको शायद जानकर के आश्चर्य होगा कि आरबीसी जो होती हैं वो जब हम उनको एक साथ इकट्ठा समूह में देखते हैं, बहुत सारी आरबीसी अगर एक साथ दिखाई दे रही है, हम देखना चाह रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देखें या फिर हम वैसे ही दिखता है अगर हमें, तो वो लाल रंग प्रतीत करती है। और जब हम किसी एक आरबीसी को देखते हैं तो वो हमें हल्के पीले रंग की, सिंगल आरबीसी को जब हम देखते हैं तो वो हमें हल्के पीले रंग के आभास कराती है। और जब हम उसको समूह में देखते हैं, इकट्ठा करके देखते हैं, बहुत सारी आरबीसी जब इकट्ठी एक समूह में देखी जाती हैं तो फिर वो लाल रंग प्रदर्शित करती हैं। तो आरबीसी का विशेष तौर पर अगर आपसे कोई भी प्रश्न किया जाए, जैसे कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि आरबीसी का कलर कैसा होता है या आरबीसी का मेन कलर क्या है, तो आपको बताना होगा उसमें आरबीसी हल्के पीले रंग की, सिंगल आरबीसी। जब आप एकल लाल रक्त कोशिका को माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं तो वो आपको हल्के पीले कलर की दिखाई देती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनको विशेष तौर पर अध्ययन के लिए दो भागों में बांट दिया जाता है। जब हम इनको अध्ययन के लिए डब्ल्यूबीसी को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं आपके ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा होता है आपका एग्रेन्युलोसाइट। मतलब ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को आप कणिकामय कह सकते हैं और इनको कणिका रहित। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट ऐसी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें बालू के कण के समान कुछ प्रोटीन्स के तत्व पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। और एक ऐसे होते हैं जिनको एग्रेन्युलोसाइट कणिका रहित बोला जाता है, इनमें किसी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं उनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं उनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली होती है आपकी न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है आपकी एसिनोफिल और तीसरी होती है आपकी बेसोफिल। जिनमें कणिकाएं रहती हैं, कणिकाएं होती हैं, कणिकायुक्त। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, ये वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें कणिकाएं पाई जाती हैं। जो आपकी न्यूट्रोफिल और बेसोफिल पाई जाती हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। अब दूसरा भाग जो होता है इसका कणिका रहित। कणिका रहित भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, एक होती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती हैं और नंबर दो होता है लिम्फोसाइट्स और नंबर दूसरा होता है मोनोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया, कणिकामय, कणिका रहित। कणिकामय कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। और कणिका रहित जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।
डब्ल्यूबीसी सामूहिक रूप से जब हम इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं तो इनको डिफरेंटल ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और जब हम इनका सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं तो इनको सिर्फ ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में 4000 से 11000 तक पर mm में पाई जाती है, और डब्ल्यूबीसी विशेष तौर पर हमारे शरीर में रह करके हमारे शरीर को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, उसको कैरी करते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। जब भी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में किसी प्रकार से बढ़ने लगे तो हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की वैल्यूएशन सामान्य से अधिक जा रही है तो हमारे शरीर में किसी भी बाहरी एंटीजन या किसी भी बाहरी तत्व का संक्रमण हो रहा है, ये हमें अनुमान लगाना चाहिए। प्लेटलेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आरबीसी की तरह दिखने वाली कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में विशेष मदद करती हैं। ये आपका कोशिकामय भाग है। कोशिका, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कोशिकामय भाग पूरे ब्लड का जो 100% ब्लड है आपका, उसका 45% एरिया कवर कर रहा है, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पाए जाते हैं। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, रंजक पाया जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। इसका विशेष कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना, और आरबीसी पर स्थित होकर के ये ऑक्सीजन का संवहन शरीर के अन्य अंगों तक करता है। उसके साथ में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसके दो भागों में बांट दिया जाता है। हीमोग्लोबिन विशेष तौर पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट और ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर के बनता है, जिसमें हीमेटिन पिगमेंट की मात्रा 5% होती है, और जो आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसकी वैल्यूएशन होती है इसमें 95%। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में इनकी वैल्यूएशन जो होती है वो 4000 से 11000 तक होती है। इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, और जो एग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं रहती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी लिम्फोसाइट्स, दूसरी होती है मोनोसाइट्स। ये आपका कोशिकामय भाग था। अब हम बात कर लेते हैं तरल भाग की, जो जिसको आप प्लाज्मा भी कहते हैं। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में पूरे रक्त का ये 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90, किसी किताब में आप देखेंगे तो अलग अलग किताबों में इनका रेशियो अलग अलग मिलता है। जो प्लाज्मा में जल की वैल्यूएशन होती है वो कहीं कहीं 90% दी जाती है, और कहीं कहीं आपकी 92% भी दे दी जाती है। तो यहाँ पर हम 90% मान रहे हैं लगभग, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो जल की वैल्यूएशन है, जो वाटर है, उसकी वैल्यूएशन 90% है, और बाकी 7% जो होता है वो प्रोटीन। प्लाज्मा के 55, जो प्लाज्मा को अब हम यहाँ पर 100% मानते हैं। ये हमारा जो पूरा प्लाज्मा है ये भी हमारा 100% है। 100% में 90% जल और 7% क्या रहा आपका, प्रोटीन रहा। अब बाकी 3% जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, कुछ गैसें भी घुलनशील अवस्था में पाई जाती हैं, या उसके साथ में और भी बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं हमारे एल्यूमिन्स वगैरह जो है वो पाई जाती हैं। तो प्रोटीन की अगर बात करें हम, अब 7% प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, तो प्रोटीन जो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उनको विशेष तौर पर 3 भागों में बांट दिया जाता है। 3 प्रकार की प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन में प्रमुख तौर पर पाई जाती हैं, जिनमें से आपका एल्बुमिन्स जो होता है, जो पूरी प्लाज्मा प्रोटीन का 60% भाग होता है, और उसके साथ में फाइब्रिनोजन होता है आपका, और
उसके साथ में आपका होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन जो होता है आपका वो लगभग 4% पाया जाता है, और जो आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो आपका 36%। तो ये आपका पूरा प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन होती है 60%, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है आपकी 4% 4%, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो आपकी होती है 36%। इस तरीके से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है इसको भी नीचे कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये विशेष तौर पर 3 प्रकार की होती है, अल्फा बीटा गामा, जिसमें से जो बीटा होती है वो विशेष तौर पर हमारे शरीर में जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स का एंटीजन के रूप में कार्य करती है, और एंटीजन जो होते हैं हमारे जो एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जिनको आप अभी बहुत सारे प्रयासों से या बहुत सारे नामों से जानेंगे। इनके अलग अलग कार्यों के आधार पर ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की बांटी गई। अल्फा प्रोटीन जो होती हैं इनका काम जो होता है, अल्फा प्रोटीन जो होती हैं इनका काम होता है लिपिड तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन हैं उनको शरीर की अन्य अन्य अंगों तक पहुंचाना, और जो आपकी गामा प्रोटीन्स होती हैं वो आपका एक तरीके से एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बाहरी जो एंटीजेंस होते हैं, जो बाहरी तत्व होते हैं, उनका जो हमारे शरीर पर आक्रमण होता है उस आक्रमण से बचने के लिए ये विशेष तौर पर 5 प्रकार की बट जाती है, जिनको आप ऐसे समझ सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन होता है आपका डी, और इम्यूनोग्लोबिन एम, और होता है आपका इम्यूनोग्लोबिन ई। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो आपकी 5 भागों में आगे चल के बट जाती है। 5 भागों में बटने के बाद ये इम्यूनोग्लोबिन ए, जी, डी, एम और ई इन नामों से जानी जाती है। यही इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक और एंटीबॉडी के नाम से भी जानी जाती है। यही इम्यूनोग्लोबिन जो होती है वो हमें किसी भी संक्रमण से या बाहरी तत्व जब हमारे शरीर पर कोई आक्रमण करता है तो उससे बचने में सहायक होती है या उनसे लड़ने की क्षमता हमें प्रदान कराती है। तो एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त हमारे शरीर में 6 से 8 लीटर पूरे शरीर में रक्त का वैल्यू होता है 6 से 8 लीटर। इसका पीएच मान जो होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक पाया जाता है। रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय होता है, इसलिए ये 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। ब्लड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है दिन के लिए। एक होता है इसका कोशिकामय भाग, दूसरा होता है तरल भाग। कोशिकामय भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं विशेष तौर पर पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं आपके और आरबीसी जो होती है उसमें एक विशेष ऑक्सीजन का संवाहक तत्व पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर के बनता है, हेमेटिन नामक पिगमेंट और ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से। हेमेटिन पिगमेंट का इसमें वैल्यूएशन होता है 5% और ग्लोबुलिन प्रोटीन का इसमें जो परसेंटेज होता है वो आपका 95% होता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है आपका न्यूट्रोफिल, ईसिनोफिल और बेसोफिल। एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
एक होता है आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तीसरा भाग होता है इसका प्लेटलेट। प्लेटलेट आपका कहीं कहीं किताब में 3 लाख से 4 लाख तक है, या कहीं कहीं 2.5 लाख से 4 लाख तक है। तो इनकी वैल्यूएशन जो सामान्य नॉर्मल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होती है। अगर किसी भी स्थिति में इनका वैल्यूएशन का रेशियो जो है वो अगर आगे पीछे होता है या फिर थोड़ा ऊपर नीचे जाता है तो कहीं न कहीं समस्याओं का संकेत है। अब दूसरा भाग इसका जो होता है वो तरल, जिसको आप प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो विशेषकर इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन को 5 भागों में ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 भागों में बटी हुई होती है। एक होता है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा के बाद जो गामा प्रोटीन होता है वो उसको 5 भागों में डिवाइड हो जाती है आगे चल के, जो हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानी जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है। इस तरीके से आप पूरा चार्ट जो है इसका आप बना करके आप इसको इसके साथ ही बना सकते हैं। और जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें ब्लड को समझना आवश्यक है। जब तक हम ब्लड नहीं समझेंगे तब तक ब्लड को पंप करने वाले या फिर किस तरीके से ये पोषक तत्वों का कार्य करता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब इस संपूर्ण ब्लड का कार्य है, ये जो ब्लड है इसको आपने कई भागों में तोड़ करके इसको अध्ययन किया। अब अगर कोई आपसे ब्लड का फंक्शन पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई किसका फंक्शन पता है। तो ब्लड खुद में एक संयोजी ऊतक है, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी प्रोटीन्स मिलकर के इसको बनाती हैं। तो ब्लड का निर्माण जो होता है वो आप किसी शरीर के एक क्षेत्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ब्लड जो होता है वो ऐसे ही टुकड़ों में इसका निर्माण होता है। जैसे कि ब्लड का निर्माण विशेष तौर पर अगर आप देखें तो यकृत, प्लीहा और स्प्लीन, यकृत, स्प्लीन और बोन मैरो, इन 3 चीजों से लगभग संपूर्ण ब्लड का निर्माण होता है। अब ब्लड जो होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रक्त के कार्य क्या क्या है। तो रक्त हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, जैसे टेम्परेचर का नियंत्रण करना और शरीर में तरल का जो वैल्यूएशन है, जो फ्लूइड है उसका वैल्यूएशन बनाए रखना, शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखना, शरीर में इसके साथ में प्रोटीन्स या फिर जो भी पोषक तत्व हैं उनको सभी अंगों तक कैरी करना, पहुंचाना। उसके साथ में ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है आरबीसी के साथ में। तो आरबीसी जो होती है वो ब्लड में ही होती है, तो आप उसको पूरा ब्लड समझिए। आरबीसी जो आपका ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है हमारे पूरे शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना और ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अन्य जगहों पर सभी हिस्सों में सप्लाई करना। और शरीर का जो टूटी फूटी मरम्मत होती है, रक्त जो होता है वो पोषक तत्वों को ले जा करके शरीर की जो जहाँ पर जो दिन प्रतिदिन जो हमारे शरीर में नुकसान होता है उसको भरपाई के लिए रक्त जो होता है पोषक तत्वों का वैल्यूएशन जो होता है वो बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार का आपके दिमाग में प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी का अध्याय 2 लेकर के। ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके सेकंड पार्ट को लेकर के हम कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए